कलिंग का मैदान लाशों से पटा था। दया नदी का पानी लाल हो चुका था। सम्राट अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उस हाई स्टेक्स जीत की कीमत थी 1,00,000 मौतें। यहीं से जन्म हुआ धम्मा का। अशोक ने भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया। लेकिन हिस्ट्री में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हर बड़े फैसले का एक बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। सवाल उठता है, क्या अशोक ने आर्मी भंग कर दी थी? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्स बताते हैं कि मौर्य सेना अभी भी मौजूद थी, लेकिन रियल कॉन्फ्लिक्ट की कमी ने आयन शार्पन्स आयन वाले रूल को फेल कर दिया। जब आप दशकों तक तलवार मयान से नहीं निकालते, तो उस पर जंग लगना लाजमी है। अशोक ने शांति को सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने डिप्लोमेसी के जरिए बॉर्डर सुरक्षित किए, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कॉम्बैट रेडीनेस यानी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने का जज्बा कम होने लगा। जो सैनिक कभी दुनिया जीतने का सपना देखते थे, वे अब शांति के दूत बन चुके थे। क्या ये डिफेंसिव माइंडसेट भारत के लिए भारी पड़ने वाला था? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य एक मोनोलिथिक पावर था, लेकिन बाहर ग्रीक यानी इंडो ग्रीक्स घात लगाए बैठे थे। जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई, साम्राज्य बिखरने लगा। इतिहासकारों का एक वर्ग जैसे डॉक्टर H.C. राय चौधरी तर्क देते हैं कि अशोक की पैसिफिस्ट पॉलिसीज ने मगध की मार्शल स्पिरिट को कुचल दिया। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक बड़ा कारण था। स्तूपों के निर्माण और धर्म के प्रचार में इतना पैसा खर्च हुआ कि सेना का मॉडर्नाइजेशन रुक गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज कोई देश अपनी R&D और वेपन्स पर खर्च करना बंद कर दे। नतीजा 185 BCE में पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य राजा की हत्या कर दी। एक लेगेसी का अंत हो गया। हमें फेयर होना होगा। क्या सिर्फ अहिंसा ही दोषी थी? शायद नहीं। कमजोर उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन ने भी बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन ये सच है कि अशोक की अहिंसा ने मौर्य सेना को पैसिव मोड में डाल दिया था।